अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। ख़ुसूसी अजलास बुलाने के मामले में हुकूमत ने मनमानी की है, कांग्रेस का इल्ज़ाम। कहा बदतरीन हालात में भी जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है। मौजूदा बुरानी हालात पर पार्लियामेंट का सररोज़ा ख़ुसूसी इजलास बुलाने का मुतालिबा। पेट्रोल और गैस का बहरान संगीन हो गया और मोदी हुकूमत हालात को छुपा रही है। खामोश करा गया हूँ, राघव चड्ढा के अपनी ही पार्टी पर संगीन इल्ज़ामात। जो मोदी के खिलाफ बोलने से घबराते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, पार्टी क़यादत का रद्द-ए-अमल। और मगरबी बंगाल में इंतखाबात के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम, अदाफ़ी फ़ोर्स तैनात। जानबूझकर माहौल को खौफजदा किया जा रहा है, ममता बनर्जी का इल्ज़ाम। तो ये थी सुर्खियाँ खबरें तफसील से। कांग्रेस ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कई रियासतों में असम्बली इंतखाबात के दौरान 16 अप्रैल से ख़वातीन रिजर्वेशन बिल में तरमीम पर बहस के लिए पार्लियामेंट का 3 रोज़ा ख़ुसूसी इजलास बुलाकर हुकूमत ने अपोजिशन को नज़रअंदाज कर दिया है और मनमानी की है। कांग्रेस के शुबे मौसलात के इंचार्ज जयराम रमेश ने आज पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पार्लियामेंट का ख़ुसूसी इजलास 16, 17, 18 अप्रैल को तलब किया गया है। उन्होंने बताया कि 16 मार्च को पार्लिमानी अमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने राज्यसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को ख़त लिख कर नारी शक्ति वंदन अधिनियम में मुजव्वज़ा तरमीम पर बहस की ख्वाहिश जाहिर की थी। This is all distractions. When we asked for immediate implementation in September 2023, it was said it is not possible. Now how come suddenly you are saying we want it from 2029? So you see, please understand, this government is a government whose foundation is narrative management. They are losing the political narrative. They are losing the foreign policy narrative. They are losing the narrative on LPG prices. So create a special session of parliament. You can call a special session of parliament on the 1st of May. That is what our original idea was. You call the all-party meeting, this was conveyed to Mr. Rijiju, have the all-party meeting on the 29th and have a special session on 3rd, 4th, 5th of May. No, 16th, 17th, 18th को ही होना है। मुहूर्त निकाला होगा और वो मुहूर्त शुभ मुहूर्त होगा 16, 17, 18। हमने ये मांग की थी कि ऑल पार्टी मीटिंग आप 29 के बाद बुलाइए, यानी कि 30 को बुलाइए, और 3-4 दिन बाद आप विशेष सत्र करना चाहते हैं करिए। पर इन्होंने माना नहीं और पहले से ये चाहते थे कि ये विशेष सत्र पहले ही हो जाए, केरला और असम के चुनाव में भी इनको लाभ हो। पर क्योंकि हम लोग खत लिखते रहे तो उनका वो मकसद पूरा नहीं हो पाया। तो अभी सिर्फ तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल रह गया है, तो उसमें से तो हम फायदा ले लें, इसीलिए वो विशेष सत्र बुला रहे हैं। कांग्रेस समेत मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों ने रुपये की तेज़ी से गिरती हुई कदर, बढ़ती हुई महंगाई, बदतरीन माशी हालात पर बातचीत के लिए पार्लियामेंट का एक सहरोज़ा ख़ुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। अपोजिशन का कहना है कि मुल्क तबाही के तहाने पर खड़ा है और मोदी हुकूमत ख़राब हालात को आवाम से छुपा रही है। उनका कहना था कि इस बहरानी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत का क्या इक़दाम कर रही है, यह अपोजिशन को मालूम होना चाहिए। अपोजिशन का कहना है कि आवाम के साथ खिलवाड़ करने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। 2023 में जब हमने महिला आरक्षण बिल को पारित किया, ये माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी की पहल थी, निष्ठा थी कि जब यूपीए की सरकार थी सबसे पहले राज्यसभा में इस बिल को पारित किया गया। उस समय लोकसभा में इसको लेकर कई राजनीतिक दलों में
कांग्रेस तो इसके हक में थी, कई राजनीतिक दलों के मन में कोई आशंकाएं थी। फिर 2023 में हमने इन दोनों सदनों में इसको पारित किया गया है। उसमें ये कहा गया था कि 2023 या संविधान में लिखा गया है कि 2026 के बाद जो जनगणना होगी उसके बाद जो परिशमन होगा उस परिशमन के आधार के ऊपर 1/3 जो सीटें हैं वो महिलाओं को दी जाएंगी। अब इन्होंने ये विशेष सत्र बुलाया है, अभी तक इन्होंने बताया तो है नहीं कि क्या संशोधन करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये सत्र 29 अप्रैल के बाद भी बुलाया जा सकता था जब पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण का चुनाव हो जाता। तो इसकी एक राजनीतिक मंशा है और एक राजनीतिक मंशा से एक जो बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही क्रांतिकारी संवैधानिक संशोधन है, हमारी 50% जो जनसंख्या है उसको अधिकार देने के लिए, उससे ये खिलवाड़ कर रहे हैं। ये आभास तो था हमें, चर्चा ग्रेप वाइन की तरह शुरू हुई थी और बाद में वो तथ्य में परिवर्तित हुई। बस मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि जब नई बिल्डिंग का, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ था तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए साथ हुआ था। तब भी लगभग सारी अपोजिशन पार्टी ने कहा था व्हाई डिले। तब तो आपका तर्क था सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, तो 34 बिल्कुल एक पोस्ट डेटेड चेक की तरह था, डेट की कोई जानकारी नहीं। 30 महीने बाद इस डिले को कौन बताएगा? Why did you do it? Why now? Why not then? क्यों? क्योंकि आपके तर्कश में तीर नहीं है। आप हर पॉलिसी फ्रेम में फेल कर रहे हैं। आपकी साख जनता के बीच में शून्य के सूचकांक पे है। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट को हमेशा वोट की कस्टडी में मत रखिए। खैर कोई बात नहीं, आपकी विजडम की बात कौन करे। उधर आम आदमी पार्टी के रुकने राज्यसभा राघव चड्ढा ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाते हुए संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं, जिससे सियासी हलकों में नई बहस छिड़ गई है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जारी अपने बयान में कहा कि उन्हें जानबूझकर खामोश कराया जा रहा है और अवामी मसाइल को उठाने से रोका जा रहा है। राघव चड्ढा का ये बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब हाल ही में उन्हें राज्यसभा में पार्टी के नायब कायद के ओहदे से हटा दिया गया था, जिसे सियासी मुबसरीन एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देख रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मुझे खामोश कराया गया है लेकिन मैं हारा नहीं हूँ, और इस बात पर जोर दिया कि वह अवामी मसाइल के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज
पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया। मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ गए हैं, जहां पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने रुकन पार्लियामान राघव चड्ढा पर सख्त तनकीद करते हुए उनकी वफादारी और सियासी सरगर्मियों पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा और रहनुमा सौरभ भारद्वाज ने चड्ढा के रवैये को न सिर्फ गैर मुअस्सर बल्कि पार्टी की लाइन से हटकर करार दिया है। अनुराग ढांडा ने खुले अल्फाज में कहा कि राघव चड्ढा गुज़िश्ता चंद बरसों से खौफ का शिकार नजर आते हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने से घबराते हैं। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि जो शख्स डर जाए वो मुल्क के लिए कैसे लड़ सकता है। ढांडा ने यह भी कहा कि पार्लियामान में पार्टी को जो महदूद वक्त सा मिलता है उसे संजीदा कौमी मसले उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, न कि मामूली मामलात जैसे एयरपोर्ट कैंटीन में समोसे सस्ते कराने के लिए है। राघव चड्ढा को हटाए जाने के मसले पर मुख्तलिफ सियासी जमातों का बिलाजुल रद्द-ए-अमल सामने आया है। मुख्तलिफ कायदीन का कहना है कि यह आम आदमी पार्टी का दाखिली मामला है, इसलिए वो इस बात पर बात करना मुनासिब नहीं समझते। ताहम कुछ ने इस रवैये पर सख्त तनकीद भी की है। जो आम आदमी पार्टी है वो यूज एंड थ्रो करते हैं। जितनी देर उन्होंने केजरीवाल, क्योंकि वन मैन शो है और तो कोई है ही नहीं, जितनी देर किसी की जरूरत या जितनी देर वो जरूरत समझे। और मैं एक बात कहूं आपको, आम आदमी पार्टी ना जैसे दिल्ली में नहीं रही, ना आदमी पार्टी आप देख लेना, मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन आप देख लेना धीरे धीरे धीरे, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे कोई और सभा हो, किसी में एक आधे को छोड़ के कोई भी आम आदमी में केजरीवाल कि यहां आवाज उठाने वाला नहीं रहेगा। जिस तरीके से वो डिक्टेटरशिप करते हैं उनका साथ सब छोड़ देंगे। ये राघव चड्ढा साहब, मैं कोई उनके बारे में निजी नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर वो सबसे उनके जो सबसे क्लोज थे और ये कहा जाता था भी बेटे की तरह हैं, अगर वो आज नहीं तो सब अपनी अपनी जगह ढूंढ लेंगे। कोई भी केजरीवाल साहब के साथ नहीं रहेगा, चाहे कोई राज्यसभा में है चाहे कोई लोकसभा में है चाहे वो पंजाब में है। वो सब ने अपनी अपनी बात जहां जहां हो सकती है वो सबने वहां, क्योंकि ये पार्टी तो वाइंड अप हो जाएगी 27 में, वो उन्होंने कर रखी है। देखिए, उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, किसको नेता बनाए किसको उपनेता बनाए। लेकिन एक चीज तो तय है कि राघव चड्ढा जी जिस तरीके की बातें कर रहे थे वो शायद अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं आ रही होंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी में अरविंद केजरीवाल के अलावा अगर टीवी पे किसी का चेहरा चले तो अरविंद केजरीवाल को शायद अच्छा नहीं लगता। अरविंद केजरीवाल जी चेहरा चमकाने के चक्कर में लगे रहते हैं, जनता के हितों से उन्हें कोई मतलब नहीं। आम आदमी कहने वाले आखिरी समय कब उन्होंने ट्रेन में सफर किया होगा बता नहीं सकते, वो कब उन्होंने बस में सफर किया होगा बता नहीं सकते। हां, पंजाब के स्टेट प्लेन से हर दूसरे दिन वो देश भर में घूमते रहते हैं। क्या पंजाब का स्टेट प्लेन केजरीवाल के लिए बना हुआ है? तो केजरीवाल जी का एक मुख्य वो है कि उनसे ज्यादा चेहरा किसी का नहीं चमकना चाहिए, ना राघव चड्ढा का ना संजय सिंह का। उधर मगरबी बंगाल में होने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए अज़ाफ़ी मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेस की तय्युनाती अहकाम जारी कर दिए गए हैं। एक सीनियर अफसर के मुताबिक मगरबी बंगाल में इंतखाबात के दौरान और इंतखाबात के बाद भी मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेस यानी CAPF की 500 कंपनियां वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद रियासत में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तय्युनात रहेंगी। ये फोर्सेस अगले अहकामात तक इंतखाबात के बाद भी अपनी ड्यूटी पर रियासत में मौजूद रहेगी। दूसरी जानिब ममता बनर्जी ने इलेक्शन के दौरान मरकजी फोर्सेस की तय्युनाती पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि जानबूझकर माहौल को खौफजदा किया जा रहा है। उनका कहना था कि खौफजदा हालात में लोग वोट देने के लिए घरों से निकलने से कतराएंगे और इस तरह से आवाम का बुनियादी जमहूरी हक सलब होगा। उधर जम्मू के रिहाइशगाहों में बंदरों की बढ़ती हुई शरारत के पेश नज़र अब सुप्रीम कोर्ट ने एक टेंडर नोटिस जारी किया है।
इस नोटिस में ऑनलाइन बोली का जिक्र किया गया है। इसमें तकरीबन 100 तर्याफ्ता मुलाजिमीन का मुतालबा किया गया है ताकि वो यहाँ बंदरों को पकड़ सकें और उन्हें यहाँ से भगा सकें। यह ऑनलाइन बोलियाँ इसलिए तलब की गई हैं ताकि इस काम में दिलचस्पी रखने वाली एजेंसियाँ अपना प्रपोजल पोर्टल पर जमा करा सकें और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस GEM पोर्टल के ज़रिए जारी एक नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका इरादा बाज़ार से वेंडर और एजेंसियों से ऑनलाइन बोलियां तलब करने का है ताकि ऐसे मुलाजिमीन फराहम किया सके जिन्हें बंदर भगाने वाले, पकड़ने वाले या हटाने वाले के तौर पर यहाँ तैनात किया जा सके। इन मुलाजिमीन का काम जजों के रिहायशी बंगलों, सुप्रीम कोर्ट गेस्ट हाउस और अदालत के दिगर अहातों से बंदरों को भगाना होगा। कश्मीर के शहर श्रीनगर के नवाह में वाक़ा एशिया का सबसे बड़ा गुलेलाला का बाग सयाहों के लिए खोल दिया गया है। ट्यूलिप गार्डन को देखने के लिए मुल्क के कोने कोने से सयाह कश्मीर पहुंच चुके हैं। सयाहों का कहना है कि ट्यूलिप गार्डन ने यकीनन कश्मीर के हुस्न को चार चांद लगाने का काम कर रहा है। इस गार्डन में 2000 से ज़्यादा अक़साम के गुलेलाला के पौधे लगाए गए हैं और यहाँ के रंग बिरंगे नज़ारे सयाहों को महबूब करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे बहुत सुकून शांति है और पैराडाइज जैसे से बोला जाता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो ट्यूलिप गार्डन का जो ओवरऑल व्यू, इस तरह के फूल, तकरीबन 18 लाख के फूल हैं, कभी मौका मिला इस तरह देखना? नहीं, ये तो फर्स्ट टाइम है जो इतना खूबसूरत यहाँ पे सब कुछ है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इतना सुंदर नज़ारा इंडिया में देखने को मिला, मतलब हमारी खुदकिस्मती है कि हम लोगों को ऐसे टाइम में आने का मौका मिला जब ब्लॉसम भी है, आसपास बर्फ़ भी गिरी हुई है, कश्मीर इतना सुंदर लग रहा है। बहुत अच्छा लगा कश्मीर आके। इस तरह का ट्यूलिप गार्डन, इस तरह के फूल, तकरीबन 18 लाख की क्वांटिटी है, 70 वैरायटीज़ है। पहली एक्सपीरियंस है शायद, इससे पहले कभी नहीं देखा होगा? जी बिल्कुल नहीं देखा। हमारा एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हम लोग ट्यूलिप उगाते हैं, लेकिन जितने क्वांटिटी में यहाँ उगा रहे हैं ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि इतनी क्वांटिटी में क्या कोई उगा सकते हैं ट्यूलिप। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर है, बहुत कलरफुल है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट एंड ब्यूटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो आप देख ही सकते हैं क्या फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं यहाँ पे। इट्स वेरी गुड। तो कितने लोग आप आए, कब से प्लान कर रहे थे? नॉर्मली सुना था, हम लोग टेलीविजन पे देखा था कश्मीर। हाँ, हमें लगा ये जन्नत है, तो हमने कहा हम भी आए जन्नत में। तो आपकी मैसेज क्या है अपने फैंस के लिए? मेरा मैसेज ये है कि सबको एक बार वंस इन अ लाइफ टाइम विजिट करना चाहिए। एंड हम लोग 1 मंथ से कर रहे थे प्रिपरेशन कि कैसे ट्रिप बनाना है, कहाँ जाना है। एंड गुलमर्ग में हमें बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। तो कश्मीर क्योंकि कहते हैं एक मेहमान नवाज जगह है, कितना आपने यहाँ कंफर्टेबल फील किया? किसी किस्म की प्रॉब्लम? मुझे हाउस बोट में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, बाकी हर जगह मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लोग काफ़ी अच्छे हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। खुसूसी अजलास बुलाने के मामले में हुकूमत ने मनमानी की है, कांग्रेस का इल्ज़ाम। कहा बदतरीन हालात में भी जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है। मौजूदा बुरानी हालात पर पार्लियामेंट का सररोज़ा खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालिबा। पेट्रोल और गैस का बहरान संगीन हो गया और मोदी हुकूमत हालात को छुपा रही है। खामोश करा गया हूँ, राघव चड्ढा के अपनी ही पार्टी पर संगीन इल्ज़ामात। जो मोदी के खिलाफ बोलने से घबराते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, पार्टी क़यादत का रद्द-ए-अमल। और मगरबी बंगाल में इंतखाबात के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम, अदाफी फोर्स तैनात। जानबूझकर माहौल को खौफजदा किया जा रहा है, ममता बनर्जी का इल्ज़ाम। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहे सियासत टीवी के साथ और मुझे और सियासत टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।